हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में एडुकेशन विद शिवा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंटल रिटार्डेशन, जो काफ़ी मोस्ट कॉमन डिजीज होता है चिल्ड्रंस में इन साइकेट्रिक। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में कि मेंटल रिटार्डेशन is one of the most common chronic neurological disability of childhood. It means जो मेंटल रिटार्डेशन जो होता है यह एक मोस्ट कॉमन क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी होती है बच्चों में। क्रोनिक इट मीन्स लंबे समय की, यानी कि प्रोग्रेसिव, जो लंबे समय से चलती आ रही हो या काफ़ी ज़्यादा समय तक हो रहती हो। क्रोनिक मतलब कि लॉन्ग टाइम, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। तो यह एक क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी होती है बच्चों में। और मेंटल रिटार्डेशन अफेक्ट्स अबाउट 1 to 3% ऑफ पॉपुलेशन। और जो मेंटल रिटार्डेशन होता है यह लगभग 1 से 3% पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। और मेजोरिटी ऑफ केसेस आर इडियोपैथिक। और जो मोस्टली केसेस होते हैं वो इडियोपैथिक होते हैं। इडियोपैथिक मीन्स होता है अननोन, जिसका पता ही ना हो लोगों को, ठीक है। तो इसके मोस्टली केसेस जो होते हैं वो इडियोपैथिक होते हैं। एंड देन मोस्ट कॉमन माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन ऑफन गोज अनरिकॉग्नाइज्ड। जो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन के पेशेंट्स होते हैं 75 to 90% पेशेंट जो होते हैं माइल्ड मेंटल रिटार्डेशंस के होते हैं, जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड होते हैं। इट मीन्स यदि कोई भी मेंटल रिटार्डेशन का पेशेंट है और यदि वो माइल्ड स्टेज में है तो उसे कोई भी इजीली पहचान नहीं पाएगा। मतलब कोई भी नॉर्मल पीपल तो उसे पहचान ही नहीं पाएगा कि ये मेंटली रिटायर्ड है। ओके। एंड देन मोर कॉमन इन लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स। और यह जो मेंटल रिटार्डेशन होता है यह मोस्टली उन लोगों को होता है या उन लोगों को अफेक्ट करता है जिनका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस जो होगा वो काफ़ी लो होगा, यानी कि सोशल इकोनॉमिक स्टेटस जिसका लो होगा उसको यह अफेक्ट करता है मोस्टली। अब इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं आया होगा तो आप एक बार उसे दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। तो हम डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो अ कंडीशन वेयर इंटेलिजेंसी इज लो विद सब एवरेज लर्निंग एंड लो परफॉर्मेंस। तो जो मेंटल रिटार्डेशन होता है यह एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि जो हमारा इंटेलिजेंसी होता है यह काफ़ी लो हो जाता है। तो कितना लो होता है? लेस देन 70 से भी बिलो हो जाता है हमारा इंटेलिजेंसी, जिसे आईक्यू कहते हैं। जो कि नॉर्मल आईक्यू जो होता है 85 to 115 होता है, और कुछ बुक्स में 90 to 110 भी दिया होता है। तो आप 90 to 110 ही नोट डाउन कीजिएगा। एंड देन कि जो मेंटल रिटार्डेशन होता है ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि हमारा इंटेलिजेंसी पावर जो होता है वो 70 से बिलो हो जाता है, और जो भी हमारे सब एवरेज लर्निंग प्रोसेस होते हैं एंड जो परफॉर्मेंस होते हैं वो काफ़ी लो हो जाते हैं, या फिर कोई भी परफॉर्मेंस हो उसे हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और जो भी हमारा लर्निंग प्रोसेस होगा वो सब एवरेज हो जाएगा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट डेफिनेशन इसका है कि मेंटल रिटार्डेशन रेफर्स टू सिग्निफिकेंटली sub average general intellectual functioning resulting in or associated with concurrent impairment in adaptive behavior and manifested during the development period. Significantly जो हमारे डेवलपमेंटल पीरियड के दौरान, मतलब जो मेंटल रिटायर्ड बच्चा होगा उसके डेवलपमेंटल पीरियड के दौरान जो भी उसके अंदर मतलब उसका जो भी कॉन्करेंट होगा, यानी कि कॉन्करेंट बिहेवियर मतलब कि इम्पेयर्ड हो जाएगा एडाप्टिव बिहेवियर में। मतलब कि जो उसका एडाप्टिव बिहेवियर होगा वो इम्पेयर्ड हो जाएगा। वो भी किस वजह से? तो जो भी उसके इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होंगी उनके सब एवरेज होने की वजह से जो भी उसका कॉन्करेंट इम्पेयरमेंट हो जाएगा, और एडाप्टिव बिहेवियर डेवलपमेंट पीरियड के दौरान। मतलब कि जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो ये बताता है कि जो भी मेंटली रिटायर्ड बच्चा होगा उसकी जो भी जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होंगी वो सब एवरेज होने की वजह से, मतलब जो एक नॉर्मल बच्चा होगा, नॉर्मल नहीं सॉरी, जो मेंटल रिटायर्ड बच्चा होगा
उसकी जो भी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है या फिर जो भी इंटेलेक्चुअल पावर है या फिर जो भी उसका आईक्यू है, उसका सब एवरेज होने की वजह से, यानी कि एवरेज से कम होने की वजह से उसके अंदर जो परिवर्तन होंगे, यानी कि जो कंकरेंट इम्पेयरमेंट हो रहा है उसके एडाप्टिव बिहेवियर में, वही मतलब जो परिवर्तन हो रहा है डेवलपमेंटल पीरियड के दौरान, उसे हम मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं। मतलब कि मेंटल रिटार्डेशन, जो पहले मैंने बताया कि मेंटल रिटार्डेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि हमारा आईक्यू लेवल जो होता है 70 से बिलो चला जाता है, जिसकी वजह से हम अपने कोई भी फंक्शन को, कोई भी स्किल्स को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, और किसी भी मतलब लर्निंग प्रोसेस जो होता है वो हमारा लो हो जाता है, या फिर हम कोई भी चीज इजीली लर्न नहीं कर पाते हैं। एंड देन नेक्स्ट डेफिनेशन कह रहा है कि जो मेंटल रिटार्डेशन जो होता है वो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि जो मेंटल रिटार्ड पेशेंट होता है उसकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जो होती है वो सब एवरेज होने की वजह से, मतलब उसका जो नॉर्मल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है उसके सब एवरेज होने की वजह से उसका कंकरेंट इम्प्रूवमेंट हो रहा है एडाप्टिव बिहेवियर में, एंड उसके मतलब कि डेवलपमेंटल लाइफ के दौरान। और इस डेफिनेशन को अमेरिकन एसोसिएशन ने ऑन मेंटल डेफिशिएंसी ने 1983 में दिया था। ओके उसके बाद एक और डेफिनेशन है, वो ये है कि मेंटल रिटार्डेशन इज डिफाइंड एज सब एवरेज जनरल इंटेलिजेंसी मैनिफेस्टिंग ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड एंड द चाइल्ड हैज डिमिनिश्ड लर्निंग कैपेसिटी एंड डज नॉट एडजस्ट वेल सोशली। मतलब जो मेंटली रिटायर्ड पेशेंट होगा उसकी, पहले मैंने बताया कि उसकी जो जनरल इंटेलिजेंसी फंक्शनिंग है वो लो हो जाएगी या सब एवरेज हो जाएगी। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जनरल इंटेलिजेंसी इज सब एवरेज मैनिफेस्टिंग ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड। मतलब अर्ली उसका डेवलपमेंटल पीरियड जो होगा, मतलब कि अर्ली मीन्स जब वो छोटा होगा तभी उसका जो डेवलपमेंटल पीरियड होगा वो उसके ही दौरान मतलब ये सब एवरेज हो जाएगा। एंड चाइल्ड हैज डिमिनिश्ड लर्निंग कैपेसिटी, और जो बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी होगी वो डिमिनिश्ड हो जाएगी। एंड डज नॉट एडजस्ट वेल सोशली, और जो बच्चा होगा वो सोशली एडजस्ट नहीं कर पाएगा, खुद को अच्छी तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाएगा, जैसे कि नॉर्मल पीपल कहीं भी एडजस्ट कर लेता है। ओके एंड देन अब हम इसका इंसिडेंस देखते हैं, मतलब ये कितने केसेस पाए जाते हैं टोटल पॉपुलेशन में। तो बिलो 3% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू बी मेंटली रिटायर्ड। मतलब कि 3% से भी कम, मतलब पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन के, मतलब पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन में 3% से भी कम केसेस पाए जाते हैं मेंटल रिटायर्डेशन के। ओके इन इंडिया 5 आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रंस आर मेंटली रिटायर्ड, और इंडिया में लगभग 1000 में से 5 बच्चे मेंटली रिटायर्ड पाए जाते हैं। और ये जो होता है मोर कॉमन, मतलब बच्चों जो बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज्यादा ये लड़कों में, बॉयज में होने के चांसेस होते हैं कंपैरिजन टू द गर्ल्स। उसके बाद हम देखते हैं इसके कारण क्या क्या होते हैं, मतलब क्यों होते हैं, कैसे मतलब इसके होने का कॉजेज क्या है। तो इसे इटियोलॉजी देखते हैं। इसमें फर्स्ट है जेनेटिक फैक्टर, मतलब कि जैसे कि बच्चों में हो रहा है तो नॉर्मल सी बात है कि जेनेटिक की वजह से ही होगा, यानी कि मदर से ही ड्यूरिंग फिटल लाइफ के दौरान ही यह होगा। तो उसमें फर्स्ट कॉजेज जो है जेनेटिक फैक्टर है, और जेनेटिक फैक्टर में कुछ सब कॉजेज हैं, उन्हें देखते हैं हम। उसमें फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जिसे हम ट्राइसोमी फर्स्ट भी कहते हैं, यह जो होता है मेंटल रिटार्डेशन कॉज करने का एक फैक्टर होता है। मतलब ये जो डाउन सिंड्रोम होता है, यदि कोई बच्चा फीटल लाइफ के दौरान ही डाउन सिंड्रोम, लाइक उसकी मदर को डाउन सिंड्रोम है, तो उसे मेंटल रिटार्डेशन होने के चांसेस होंगे। यदि वो, जैसे कि कोई फीमेल है, वो डाउन सिंड्रोम से सफर कर रही है, फिर उसे वो मतलब डाउन सिंड्रोम की पेशेंट है, और यदि वो प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो जो बेबी होगा या जो फीटस होगा उसमें मेंटल रिटार्डेशन होने के चांसेस हो भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होती हैं या फिर जो डिजीज होती हैं जेनेटिक, उनका हम कंफर्मेटरी मतलब कंफर्म नहीं कर सकते कि वो होंगी ही। हो सकता है कि फर्स्ट
चाइल्ड में ना हो तो सेकंड में हो, सेकंड में हो तो थर्ड में हो, या हो सकता है फर्स्ट में ही हो तो सेकंड में ना हो, मतलब कि सभी को हो जरूरी नहीं है, लेकिन किसी ना किसी को होगा जरूर। तो ऐसे यदि कोई मदर डाउन सिंड्रोम से सफर कर रही है तो उसके बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन होने के चांसेस रहते हैं। और जो डाउन सिंड्रोम होता है इसमें जो 21 नंबर का, मतलब इसे मैंने पहले बताया कि इसे ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इसमें जो 21 नंबर का क्रोमोसोम होता है वो अफेक्टेड होता है या फिर उसका डिलीटेशन हो जाता है। ओके, उसके बाद ट्राइसोमी एक्स सिंड्रोम। तो ट्राइसोमी एक्स सिंड्रोम जो होता है इसमें एक एक्स जो होता है वो एक्स्ट्रा हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की होगी कि जो एक एक्स है वो एक्स्ट्रा हो गया है, यानी कि इसमें जैसे कि नॉर्मल हो 2x होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 23 पेयर्स क्रोमोसोम जो होते हैं इसमें एक एक्स जो होता है एक्स्ट्रा हो जाता है ट्राइसोमी एक्स सिंड्रोम में, इसलिए हम इसे ट्राइसोमी एक्स सिंड्रोम कहते हैं। यानी कि ये एक्स सिंड्रोम जो है ये एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। तो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम जो होता है यह मोस्ट कॉमन कॉजेज है, यह आपका की पॉइंट्स है कि मेंटल रिटार्डेशन को कॉज करने के लिए यह मोस्ट कॉमन मोस्टली जो होता है यही कॉज करता है। मोस्टली का ये, यदि किसी फीमेल को फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है तो उसके बच्चे में कंफर्म मेंटल रिटार्डेशन होने के चांसेस रहते हैं, और ये मेंटल रिटार्डेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होता है फ्रेजाइल मेंटल। और जिसे हम मतलब कि इस जो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है इसे हम फ्रेजाइल मेंटल रिटार्डेशन जीन 1 के नाम से भी जानते हैं। एंड यह जो होता है यह मतलब इसमें एक प्रकार का जैसे कि जो जिस फीमेल को यदि फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है तो उसमें एक प्रकार का प्रोटीन रिलीज होता है जो कि जिसे हम फ्रेजाइल मेंटल रिटार्डेड प्रोटीन कहते हैं, और यह जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके बीच एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कि ये सॉरी न्यूरॉन्स जो होते हैं उसमें सब ब्रांचेज ऐसे लगी होती हैं, थोड़ा स्पेस दे देते हैं। जैसे कि न्यूरॉन्स जो होती है उसमें सब ब्रांचेज ऐसे लगी रहती हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है इनके बीच ऐसे ये कनेक्शन बनाने का काम करता है, ऐसे कनेक्शन बनाता है, ऐसे इनके बीच ये कनेक्शन बनाने का काम करता है। तो ये जो कनेक्शन फॉर्म कर रहा है यही है आपका फ्रेजाइल मेंटल रिटार्डेड प्रोटीन, यानी कि ये जो प्रोटीन रिलीज हो रहा है यह इन न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन बना रहा है, जिसकी वजह से जो चिल्ड्रन है वह मेंटल रिटार्डेशन से सफर कर रहा है या फिर उसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशंस अराइज हो रही हैं। एक बार इसे फिर से देखते हैं। तो जो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है, पहली बात की वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है मेंटल रिटार्डेशन का, जिसे हम फ्रेजाइल मेंटल रिटार्डेशन जीन 1 के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक प्रकार का प्रोटीन रिलीज होता है जिसे फ्रेजाइल मेंटल रिटार्डेड प्रोटीन कहते हैं, और ये प्रोटीन जो होता है न्यूरॉन्स के बीच एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनके बीच ये कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं या फिर इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जो फ्रेजाइल, इसको आप की पॉइंट समझ लीजिएगा या मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बाकी सारे आप कॉजेज ना भी लिखे तो चलेगा लेकिन ये कॉजेज आप जरूर लिखिएगा और इसे आप याद रखिएगा हमेशा कि फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम जो होता है यह मोस्ट कॉमन कॉज होता है मेंटल रिटार्डेशन का, और यह जो होता है
इसे हम मतलब फ्रेजाइल मेंटल रिटार्ड जीन 1 के नाम से भी जानते हैं, और ये एक प्रकार का प्रोटीन रिलीज करता है जिसे हम फ्रेजाइल मेंटल रिटार्डेड प्रोटीन कहते हैं। और ये प्रोटीन जो होता है, जो भी न्यूरॉन्स होते हैं उनके बीच एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कॉजेज जो होता है वो है टर्नर सिंड्रोम। तो जो टर्नर सिंड्रोम होता है, इसमें जो एक क्रोमोसोम जो होता है वो 0 हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि 22 + X 0। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं 23 पेयर्स होते हैं, तो जो ट्राइसोमी एक्स सिंड्रोम हो रहा था उसमें 3X हो जा रहे थे, यानी कि एक X जो है एक्स्ट्रा हो जा रहा था। लेकिन टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा कि जो एक X होगा, या फिर X कहें या Y कहें, यदि मेल बेबी है तो उसके लिए Y की नीड है, और यदि फीमेल है तो उसके लिए X की नीड है। तो यहाँ पे जो आपका एक क्रोमोसोम होगा वो 0 हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंट नहीं होगा। इट मीन्स 22 + X ओनली। उसके बाद है प्रेडर-विल सिंड्रोम। तो प्रेडर-विल सिंड्रोम जो होता है, इससे सफर जो बच्चे होते हैं, इसमें मतलब क्या उनका स्कल साइज जो होता है वो काफ़ी स्मॉल हो जाता है, क्योंकि इसमें जो 15 नंबर का क्रोमोसोम होता है उसका डिलीटेशन हो जाता है, यानी कि वो डिलीट हो जाता है। तो उसके डिलीट होने की वजह से जो स्कल का साइज होता है वो काफ़ी स्मॉल हो जाता है। ओके, एंड उसके बाद प्रेडर-विल सिंड्रोम तो मैंने बताया है कि इसमें क्या होता है कि जो स्कल का साइज होता है काफ़ी छोटा हो जाता है, और वो छोटा इसलिए होता है क्योंकि जो 15 नंबर का क्रोमोसोम होता है उसका डिलीटेशन हो जाता है, या इट मीन्स डिलीट हो जाता है उसकी वजह से। और यदि जो बच्चा प्रेडर-विल सिंड्रोम से सफ़र कर रहा हो तो उसे मेंटल रिटार्ड भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट कॉजेज है सर्डुचेट सिंड्रोम। तो सर्डुचेट सिंड्रोम जो होता है, जिसे हम कैटक्राई सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, इसमें क्या होता है कि जो 5th नंबर का क्रोमोसोम होता है उसका डिलीटेशन हो जाता है, इट मीन्स वो डिलीट हो जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है विल्सन डिजीज। तो जो विल्सन डिजीज होता है जिसमें कि कॉपर इंक्रीज हो जाता है, कॉपर, और इस कंडीशन में जैसे कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसे नॉर्मली हम कह सकते हैं कि इंक्रीज कॉपर। तो इसमें होता है क्या कि एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाता है कॉपर का लीवर में या फिर ब्रेन में, या फिर जो भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उसमें कॉपर का एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होने की वजह से जो हमारा नॉर्मल बॉडी फंक्शन होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से भी मेंटल रिटार्डेशन कॉज हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है हाइड्रोसिफेली। तो हाइड्रोसिफेली मीन्स इनलार्जमेंट ऑफ हेड, यानी कि हेड का इनलार्ज्ड हो जाना हाइड्रोसिफेली कहलाता है। एंड माइक्रोसिफेली यानी कि छोटा हो जाना। ओके, इन कॉजेज को एक बार हम फिर से देखते हैं। तो डाउन सिंड्रोम जो होता है इसे हम 21st ट्राइसोमी के नाम से भी जानते हैं। इसमें 21st नंबर क्रोमोसोम के डिफेक्टेड या अफेक्टेड होने की वजह से या फिर डिलीटेशन होने की वजह से भी मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। उसके बाद ट्राइसोमी एक्स सिंड्रोम, जिसमें कि एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। नेक्स्ट है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम जो होता है मोस्ट कॉमन कॉजेज होता है, या फिर यही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होता है मेंटल रिटार्डेशन का, जिसमें एक प्रकार का प्रोटीन रिलीज होता है जिसे हम फ्रेजाइल मेंटल रिटार्डेड प्रोटीन कहते हैं, और ये न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन प्रोवाइड करता है, जिसकी जो कि मेंटल रिटार्डेशन कॉज करने में काफ़ी ज़्यादा इसका योगदान होता है। ओके, उसके बाद टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में जो होता है एक क्रोमोसोम का डिलीटेशन हो जाता है, यानी कि एक क्रोमोसोम 0 हो जाता है। उसके बाद पैडर-विल सिंड्रोम। तो पैडर-विल सिंड्रोम जो होता है यह मतलब कि इसमें जो स्कल का साइज होगा वो काफ़ी स्मॉल हो जाएगा 15 नंबर क्रोमोसोम के डिलीटेशन होने की वजह से। उसके बाद है सर्डुचेट सिंड्रोम। तो सर्डुचेट सिंड्रोम जिसे हम कैटक्राई सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, और उसमें 5th नंबर के क्रोमोसोम का डिलीटेशन हो जाता है। उसके बाद है विल्सन डिजीज। तो विल्सन डिजीज जिसमें कि कॉपर के इंक्रीज या फिर कॉपर के एक्यूमुलेशन होने की वजह से लीवर में, ब्रेन में या फिर किसी भी वाइटल ऑर्गन में एक्यूमुलेशन होने की वजह से जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हाइड्रोसिफेली जिसमें कि इनलार्जमेंट ऑफ हेड। माइक्रोसिफेली यानी कि स्मॉल
साइज ऑफ हेड यानी कि हाइड्रोसेफेली यानी कि हेड का इनलार्ज होने की वजह से, माइक्रोसेफेली यानी कि हेड के स्मॉल होने की वजह से हो सकता है। उसके बाद प्री नेटल फैक्टर, मतलब कुछ प्री नेटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि पहले तो हमने जेनेटिक फैक्टर्स पढ़े, उसके बाद प्री नेटल फैक्टर। प्री नेटल फैक्टर्स वो होते हैं जैसे कि जो मदर के वुम्ब में ही जो प्रॉब्लम जनरेट हो गई हो मदर के वुम्ब से ही, तो उसमें है टॉर्च इन्फेक्शन। यदि टॉर्च इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से भी यदि मदर को टॉर्च इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी वजह से भी मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। तो टॉर्च टॉर्च जो होता है, या एक टॉर्च एक टेस्ट होता है जो कि इन्फेक्शन के लिए किया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन का। तो टॉर्च में जिसमें कि टॉर्च का फुल फॉर्म होता है, जैसे कि टी जो होता है उसका मीन्स होता है टोक्सोप्लाज्मोसिस, ओ जो होता है उसे सिफिलिस के लिए किया गया है, और आर जो होता है रूबेला, एंड सी जो होता है साइटोमेगाली वायरस, एंड एच जो होता है हर्पिस। यानी कि यह टॉर्च जो होता है यह इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए प्रेग्नेंट वुमेन का यह एक टेस्ट किया जाता है, जिसमें कि टोक्सोप्लाज्मोसिस, सिफिलिस, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस एंड हर्पिस का टेस्ट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद हाइपोथायरॉयडिज्म, यदि मदर को हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ होगा तो बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन होने की चांसेस है। हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है इसमें कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, उस थायराइड ग्लैंड से उसका जो भी T3 T1 T3 एंड T4 का जो सिक्रीशन होता है, T3 एंड T4 हार्मोन का, उसका सिक्रीशन कम हो जाने की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। उसके बाद DM इट मीन्स डायबिटीज मेलाइटस होगा तो भी बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। तो प्रेगनेंसी के टाइम में जो डायबिटीज मेलाइटस होता है हम उसे जेस्टेशनल DM के नाम से जानते हैं, यानी GDM, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। उसके बाद हाइपरटेंशन, यदि हाइपरटेंशन होगा तो उसकी वजह से भी हो सकता है। यदि मदर प्रेगनेंसी के दौरान किसी सब्सटेंस का, ड्रग्स का, या फिर कोई भी ऐसा नशीले पदार्थ का यूज कर रही है तो उसकी वजह से भी बच्चा जो होता है मेंटली रिटार्ड हो सकता है। एनीमिया, यदि हीमोग्लोबिन या ब्लड की कमी है या फिर उसे एनीमिया हुआ है मदर को तो भी हो सकता है। उसके बाद प्रीनेटल फैक्टर, यानी कि ड्यूरिंग बर्थ के दौरान जो फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से, यानी कि प्रीनेटल फैक्टर मीन्स वो होता है कि जन्म लेने से पहले, मतलब मदर के वूम्ब में कोई प्रॉब्लम जनरेट हो रही है उसकी वजह से। पेरीनेटल मतलब होता है कि ड्यूरिंग बर्थ के दौरान जो हो रही है उसके, मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी। तो ड्यूरिंग डिलीवरी जो होता है एस्फेक्सिया, यदि बच्चे को ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा और एक्सफेक्सिया हो गया है तो उसकी वजह से हो सकता है। यदि बच्चा प्रीमेच्योर ही बर्थ हो गया हो, प्रीमेच्योर हो वो, तो उसकी वजह से हो सकता है। प्रोलॉन्ग्ड या फिर डिफिकल्ट बर्थ हो, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा जो मदर है वो विलेज एरिया से बिलोंग कर रही है और उसे हॉस्पिटल पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया है, तो इसकी वजह से उसे डिलीवरी होने में काफ़ी समय लग गया है, इस वजह से भी वो मेंटल रिटार्ड हो सकता है। या फिर बर्थ होने में डिफ़िकल्ट हो रहा हो, काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ आ रही हो उसे उसके बर्थ होने में। उसके बाद पोस्टनेटल फैक्टर, तो पोस्टनेटल फैक्टर होता है जिसमें कि एक्सीडेंट हो सकता है, नहीं कि बर्थ के बाद ही पॉइजनिंग की कंडीशन की वजह से भी हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इन्फेक्शन जैसे कि मेनिंजाइटिस, मीजल्स, इंसेफेलाइटिस, इन सारी कंडीशंस की वजह से हो सकता है। तो एक बार हम इस प्रीनेटल फैक्टर और पेरीनेटल फैक्टर और पोस्ट को देख लेते हैं। तो प्रीनेटल में जैसे कि टॉर्च टेस्ट इन्फेक्शन के लिए किया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन का, तो इसकी वजह से हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से हो सकता है, हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, कोई सब्सटेंस अब्यूज कर रही है उसकी वजह से हो सकता है, यदि एनीमिया हो तो हो सकता है। पेरीनेटल फैक्टर में जैसे कि एस्फेक्सिया हो तो हो सकता है, यदि प्री मेच्योर हो बेबी तो उसकी वजह से भी उसे मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। यदि कि जो डिलीवरी कराने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जा रहा हो उसकी वजह से हो सकता है, फिर डिफिकल्ट बर्थ हो रहा हो तो उसकी वजह से हो सकता है। प्रोलॉन्ग इस वजह से भी हो सकता है, जैसे कि कोई अनट्रेंड गायनेकोलॉजिस्ट हो या फिर अनट्रेंड नर्स हो तो वो काफ़ी ज़्यादा समय ले रही हो बेबी के बर्थ कराने में, या फिर उसे
एक्सपीरियंस बेहतर, उसका अच्छा एक्सपीरियंस ना हो उसके पास, और उस वजह से, या फिर विलेज एरिया से बिलोंग कर रहे हैं जहाँ पे किसी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है, किसी और वहाँ से हॉस्पिटल या फिर कहीं जाना काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है, उस वजह से ज़्यादा टाइम लेने की वजह से भी, या फिर किसी भी प्रकार से लंबे समय तक, लंबा मतलब कि काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है डिलीवरी कराने में, उसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, या फिर बर्थ होने में डिफिकल्टी हो रही है, उसकी वजह से भी मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। पोस्टनेटल फैक्टर में कि एक्सीडेंट, यदि किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो गया उसकी वजह से हो सकता है। पॉइजनिंग, यदि किसी प्रकार का मतलब जहर वहर या फिर कोई पॉइजन वगैरह बॉडी में फैल गई हो, उसकी वजह से भी मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। देन इन्फेक्शन, जिसमें मेनिंजाइटिस, मीजल्स एंड इंसेफेलाइटिस की वजह से हो सकता है। उसके बाद इन्वायरमेंटल एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, जिसमें कि लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हुआ तो हो सकता है, इनएडिक्वेट केयर हुआ तो हो सकता है, चाइल्ड एब्यूज हुआ तो भी मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, तो मेंटल रिटार्डेशन का क्लासिफिकेशन देखिए, जैसे माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। तो जो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन होगा, इसमें जो उसका आईक्यू लेवल होगा वो 70 to 50 होगा, एंड मॉडरेट जो होगा उसमें 50 to 35 होगा, एंड जो सीवियर मेंटल रिटार्ड होगा उसमें 35 to 20 आईक्यू लेवल हो जाएगा, और जो प्रोफाउंड होगा यानी बिल्कुल ही डल होगा, यानी कि सीवियर से भी सीवियर स्टेज में होगा, जिसे यदि सीवियर से भी ज़्यादा मतलब कि लास्ट स्टेज पे हो तो उसे हम प्रोफाउंड कहते हैं। यानी तो जो प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन होगा वो 20 to 0 आईक्यू लेवल का होगा। तो यदि जो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन होगा, इसमें हमने बताया कि जो उसका आईक्यू लेवल होगा 70 to 50 हो जाएगा होगा, और इसमें जो होगा यह कॉमनेस्ट टाइप होता है मेंटल रिटार्डेशन का, जिसमें कि जो लगभग मतलब कि 85 to 90% केसेस इसके पाए जाते हैं, और इसमें जो पेशेंट होगा वो काफ़ी मिनिमम मतलब कि मिनिमम रिटायर्ड होगा। इसमें जो उसका सेंसरी मोटार फंक्शन होगा केवल वही हल्का सा लॉस होगा। और जो मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन होगा, जिसको मैंने बताया कि इसमें जो आईक्यू लेवल होगा उसका 50 to 35 हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाता है और इसकी वजह से लगभग 10% लोग जो होते हैं मेंटली रिटायर्ड होते हैं इस ग्रुप में। और सीवियर मेंटल रिटार्डेशन जो होता है, इसमें जो होता है कि सीवियर मेंटल रिटार्डेशन जो होता है इसमें कि यह अपनी अर्ली लाइफ से ही मतलब कि बचपन से ही इसका क्या होगा कि उसका जो मोटार डेवलपमेंट होगा वो काफ़ी डिले होगा, और काफ़ी देर से वो बोलना शुरू करेगा, और कम्युनिकेशन स्किल्स जो होंगी काफ़ी देर से इसमें डेवलप्ड होंगी। मतलब कि वो अर्ली स्टेज से ही सफ़र करेगा, उसके मोटार डेवलपमेंट नहीं हो पाएंगे, वो डिले स्पीच करेगा, और जो उसका कम्युनिकेशन स्किल है वो डेवलप नहीं हो पाएगा, यानी कि उसके अंदर बेहतर कम्युनिकेशन स्किल भी नहीं होंगी, डिले स्पीच करेगा। जैसे कि डिले स्पीच मतलब कि यदि ये सफ़र कर रहा है, तो यदि कोई सीवियर से सफ़र कर रहा है तो क्या करेगा, जैसे कि आप उसे कुछ बोल रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्स वो काफ़ी देर बाद देगा, और उसके यदि आप उसे कुछ करने के लिए कहेंगे तो काफ़ी देर बाद उसे करेगा, यानी कि मोटार डेवलपमेंट भी जो होगा उसका लॉस होगा, एंड डिलेड स्पीच करेगा, और कम्युनिकेशन स्किल जो होगा उसका बेहतर नहीं होगा। एंड देन प्रोफाउंड जैसे बताया कि जिसमें आईक्यू लेवल जिसका 20 to 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या करेगा कि इस ग्रुप में, जैसे कि इस ग्रुप में जो पेशेंट्स होते हैं वो लगभग बहुत कम, लगभग 1 से 2% ही प्रोफाउंड होते हैं सारे मेंटल रिटार्डेशन में से। और इसमें जो होते हैं इन्हें ये खुद मतलब अपनी केयर नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें नर्सिंग केयर की ज़रूरत होती है और सुपरविज़न की ज़रूरत होती है, मतलब ये खुद से अपना कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, मतलब हम उससे क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे उसका, तो हिस्ट्री कलेक्शन में उसके हिस्ट्री डाटा लेंगे कि उसे कब से है, या फिर उसके फीटल लाइफ के दौरान उसकी मदर को क्या प्रॉब्लम थी, या फिर फीटल लाइफ के दौरान उन्होंने क्या कैसी एक्टिविटी की थी, या फिर उसका पूरा हम हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री डाटा पूरा कलेक्ट करेंगे। एंड देन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे बच्चे का या पेशेंट का, और फिर उसका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे।
और कुछ हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जैसे कि ब्लड और यूरिन टेस्ट करेंगे, सीटी स्कैन कराएंगे, एमआरआई कराएंगे, एमिनोसिंथेसिस कराएंगे, कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग कराएंगे, बायोकेमिकल टेस्ट कराएंगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट कराएंगे, ईसीजी कराएंगे। तो जिसमें कि जो ब्लड एंड यूरिन टेस्ट जो होगा वो हम इन्फेक्शन के लिए कराएंगे कि कहीं उसके यूरिन या ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। एंड देन सीटी स्कैन एंड एमआरआई जो कराएंगे उसके ब्रेन फंक्शंस वगैरह को टेस्ट करने के लिए, मतलब उसका ब्रेन जो होगा उसमें क्या है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही है, उसके लिए हम सीटी स्कैन और एमआरआई कराएंगे। एंड देन एमिनोसेंटेसिस कराएंगे। तो एमिनोसेंटेसिस जो होता है इसमें एमिनोटिक फ्लूइड जो होता है ये ड्यूरिंग फीटल लाइफ ही होगा, कि जब मदर जो लेडी होगी प्रेग्नेंट होगी देन उसमें उसके जो एमिनोटिक सेक होता है, जिसमें कि जहाँ जो बेबी होता है वो डेवलप्ड होता है, जहाँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जहाँ बेबी का होता है उसमें उस सेक को हम एमनेटिक सेक कहते हैं, जिसमें कि एक एमनेटिक फ्लूइड पाया जाता है और उस एमनेटिक फ्लूइड को लेकर के हम उसका टेस्ट कराएंगे जिसे हम एमिनोसेंटेसिस कहते हैं। उसके बाद कोरोनिक विलाई सैंपलिंग कराएंगे। तो कोरोनिक विलाई सैंपलिंग जो होता है ये जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए क्या करते हैं, जैसे कि उसे जेनेटिकली तो ये नहीं हुआ है ना, मतलब जो मेंटल रिटार्डेशन हो रहा है कहीं उसे जेनेटिकली तो नहीं हुआ है, ये पता करने के लिए हम कोरोनिक विलाई सैंपलिंग टेस्ट कराते हैं। एंड देन बायोकेमिकल टेस्ट कराते हैं जो कि इन्फेक्शन के लिए कराते हैं, किसी इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं हो रहा है उसे ये प्रॉब्लम, इसके लिए, या फिर इन्फेक्शन से हो रहा है तो किस इन्फेक्शन से हो रहा है ये पता करने के लिए। वो थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको कजिन में बताया कि हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, तो थायराइड फंक्शन टेस्ट इसलिए कराएंगे कहीं हाइपोथायरॉयड मतलब कि उसमें जो भी थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन होते हैं उनका लेवल चेक करने के लिए। फिर उस पर ईसीजी कराएंगे। ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसमें कि उसका हार्ट फंक्शंस वगैरह चेक करने के लिए हम ईसीजी कराएंगे। उसके बाद हम ट्रीटमेंट में देखिए क्या देंगे। तो ट्रीटमेंट होगा जैसे हम पहले बिहेवियर थेरेपी देंगे। बिहेवियर थेरेपी मतलब कैसे रहते हैं, क्या कैसे एक नॉर्मल बिहेवियर होता है, इस सारी चीज़ें हम उसे बताएंगे। इस मीन्स बिहेवियर थेरेपी देंगे, मतलब ये एक साइकोथेरेपी होती है। बिहेवियर थेरेपी जिसमें फैमिली थेरेपी आती है, बिहेवियर थेरेपी आती है, इंडिविजुअल थेरेपी आती है, ग्रुप थेरेपी आती है। तो उसमें जो साइकोथेरेपी होती है उसमें हम उसे बिहेवियर थेरेपी प्रोवाइड करेंगे एंड इन्वायरमेंटल सुपरविजन उसे देंगे, जैसे कि जहाँ वो रह रहा है उसे वहाँ से हम ओरिएंट कराएंगे और उसे उसके बारे में हम हेल्थ एजुकेशन देंगे। फिर उसके बाद फैमिली थेरेपी देंगे उसे हम, एंड देन वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे। तो जो वोकेशनल ट्रेनिंग होता है यह, इसमें हम क्या करते हैं कि उसके अंदर नई स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करते हैं, कुछ नई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ उसे सिखाने की हम कोशिश करते हैं, या फिर नई नई स्किल्स सिखाने की हम उसे, या फिर नई नई स्किल्स की ट्रेनिंग देते हैं। ये कोई जैसे कि कोई अच्छा जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट हो वो उसे बताने की कोशिश करेंगे, या फिर यदि वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा तो हम अपनी तरफ से कुछ नई स्किल्स उसे सिखाएंगे जिसकी वजह से उसका वो सीखे और उसकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो बढ़े, इंक्रीज हो। इसलिए उसके बाद इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं ये देखते हैं। तो प्रिवेंशन में देखिए, जिसमें फर्स्ट है प्राइमरी प्रिवेंशन। फर्स्ट जो है प्राइमरी प्रिवेंशन है, जिसमें कि हम प्री कॉन्सेप्शन यानी कि कॉन्सेप्शन से पहले हम क्या करेंगे कि जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो ही ना। तो प्री कॉन्सेप्शन जैसे कि हम उसमें जेनेटिक काउंसलिंग करा सकते हैं, इम्यूनाइजेशन कर देंगे मैटरनल रूबेला के लिए, जैसे कि हमने कहा टॉर्च इन्फेक्शन जिसमें कि डिजीज थी, रूबेला था, सिफिलिस था, तो इस प्रकार के डिजीज हो ही ना फ्यूचर में, इसके लिए हम पहले इम्यूनाइजेशन करा देंगे। एंड देन ब्लड टेस्ट कर देंगे शादी से पहले ही, जैसे कि किसी कपल्स की शादी हो रही तो उनकी शादी से पहले हम उनका ब्लड टेस्ट करा लेंगे। एंड देन एडिक्वेट मैटरनल न्यूट्रिशन उसे प्रोवाइड करेंगे। एंड और जो भी उसे फैमिली प्लानिंग के बारे में बताएंगे एंड फैमिली नॉर्म्स के बारे में बताएंगे कि जो भी अगर स्मॉल फैमिली रहेंगी तो बेटर होगा, सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन आपकी बनी रहेगी जिसकी वजह से आप बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर पाएंगे। मतलब कि प्राइमरी प्रिवेंशन में प्री कंसेप्शन जो है इसमें हम क्या करेंगे कि जो प्रेगनेंसी है उसे कंसीव होने से पहले ही हम कुछ मैनेजमेंट कर लेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि जेनेटिक काउंसलिंग करा देंगे, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड कर देंगे और ब्लड टेस्ट वगैरह कर देंगे शादी से पहले ही। और जो मदर होगी उसे हम प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे और फैमिली प्लानिंग के बारे में उसे बताएंगे। उसके बाद ड्यूरिंग जेस्टेशन
यानी कि जब वो डिलीवरी प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी होगी तब हम क्या क्या करेंगे, तो उस समय भी हम उसे मतलब कि प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, और जो भी फीटस होगा उसका हम रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहेंगे, और जो भी जैसे कि सब्सटेंस एब्यूजेस होते हैं, जैसे कि अल्कोहल कंजप्शंस वगैरह, स्मोकिंग वगैरह, इसे हम अवॉइड करने के लिए कहेंगे मदर को। एंड देन जब बेबी का बर्थ होगा यानी कि ड्यूरिंग डिलीवरी, तो हम उसका विद इन अ 5 मिनट हम उसका अपगारी स्कोरिंग करेंगे, और जो भी डिलीवरी हो रहा है वो किसी एक्सपर्ट डॉक्टर या स्टाफ से ही कंडक्ट कराएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रोलॉन्ग्ड या डिफिकल्ट बर्थ की वजह से भी मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, तो यदि कोई एक्सपर्ट डॉक्टर या स्टाफ होगा जिसकी वजह से वो ज़्यादा समय नहीं लेगा और ज़्यादा डिफिकल्टीज वगैरह नहीं हो, तो वो ईजी वे में डिलीवरी करा सके, इस वजह से हम एक्सपर्ट डॉक्टर या फिर स्टाफ से ही डिलीवरी करवाएंगे। एंड देन जो सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है उसमें क्या करते हैं कि पहले जैसे कि जो भी प्रिवेंटेबल डिजीज होती हैं, या फिर हम डिटेक्ट कर लिए कि उसे मेंटल रिटार्डेशन है, तो उसके हम प्रिवेंटेबल ट्रीटमेंट देंगे कि उसे किस प्रकार से बचाएं, इसका हम ट्रीटमेंट देंगे, या फिर कैसे हम उसे क्योर करें, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। एंड देन जो भी उसके इमोशंस हैं या फिर जो भी उसकी बिहेवियरल डिफिकल्टीज हो रही हैं, जो भी उसमें चेंजेस हो रहे हैं, उसके लिए हम साइकेट्रिक ट्रीटमेंट उसे प्रोवाइड करेंगे, और जो भी उसके अंदर मेंटल डिसेबिलिटीज या मेंटल डिफिकल्टीज प्रेजेंट हैं उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे अर्ली स्टेज में ही कि उसके अंदर प्रेजेंट है भी या नहीं, मतलब कि और है भी तो कितने मतलब उसका क्या लेवल है, उसकी मेंटल रिटार्डेशन का माइल्ड स्टेज में है, मॉडरेट स्टेज में है, सीवियर में, या फिर प्रोफाउंड में है, तो उसका हम अर्ली रिकॉग्नाइजेशन करेंगे, मतलब कि डायग्नोस करेंगे, मतलब डायग्नोसिस में बिल्कुल भी डिले नहीं करेंगे, और हम डायग्नोस करके ये फाइंड आउट करेंगे कि उसे किस कारण हो रहा है, और देन हम कॉजेज को ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। एंड देन टर्सरी प्रिवेंशन में क्या करते हैं कि जो टर्सरी प्रिवेंशन होता है, ये मतलब लास्ट स्टेज होता है उसे बचाव का, जिसमें कि मतलब हम उसे वोकेशनल या फिर फिजिकल या फिर सोशल एरियाज में उसके लेवल के अनुसार, मतलब कि उसकी किस स्टेज पे है उसके अनुसार हम उसे रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि वोकेशनल थेरेपी देते हैं जिसमें कि नई नई स्किल्स डेवलप करेंगे, फिजिकल और सोशल एरियाज में मतलब कि उसके लेवल के अकॉर्डिंग हम उसे थेरेपीज वगैरह या फिर एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे। एंड देन हमारा एम ये होगा कि उसकी जो भी डिसेबिलिटी हो उसे हम कम करें या फिर रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करें, और ऑप्टिमम फंक्शनिंग प्रोवाइड करें, जो भी मेंटल रिटार्डेशन बच्चा है उसको ऑप्टिमम केयर प्रोवाइड करें। तो आई होप आपको यह पूरा समझ में आया होगा, और यदि जहां भी समझ में ना हो उसे आप रिपीट करके देखिएगा, जिसकी वजह से आपको इजी वे में समझ में आए। तो जैसा कि हम लोगों ने आज मेंटल रिटार्डेशन पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि मेंटल रिटार्डेशन जो होता है यह एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट का जो आईक्यू लेवल होता है वो 70 से बिलो हो जाता है, और जो उसका लर्निंग प्रोसेस होता है वो काफ़ी लो हो जाता है, और ये जो होता है लगभग 3% से भी कम केसेस पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन में इसके पाए जाते हैं मेंटल रिटार्डेशन के, और लगभग 1000 मतलब हमारे इंडिया में जो होते हैं 1000 में से 5 लोग मेंटल रिटार्ड पाए जाते हैं, और यह मोस्टली जो होता है बॉयज में होता है कंपैरिजन टू द गर्ल्स। और फिर नेक्स्ट देखिए तो हम जैसे कह सकते हैं कि इसके काजेस क्या हो सकता है, कि जैसे जेनेटिक फैक्टर, तो जेनेटिक फैक्टर हमने डाउन सिंड्रोम देखा था, टर्नर सिंड्रोम देखा था, जिसमें कि मोस्ट जो है वो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, जो कि उसमें मतलब जो प्रोटीन सिक्रेट हो रही थी या प्रोटीन जो रिलीज हो रही थी फ्रेजाइल मेंटल रिटार्ड प्रोटीन, उसकी वजह से न्यूरॉन्स में कनेक्शन हो रहा था, और वो कनेक्शन जो है मेंटल रिटार्डेशन कॉज करने का एक वे था। एंड देन हमने पढ़ा कि फिर कुछ और भी कॉजेज थे, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम था, पैडरविल सिंड्रोम था, सर्डोचैट सिंड्रोम था, विल्सन डिजीज था, हाइड्रोसेफेली था, माइक्रोसेफेली था, एंड कुछ प्रीनेटल फैक्टर्स थे, फिर पेरीनेटल फैक्टर थे, फिर पोस्टनेटल फैक्टर्स थे, मतलब जो कि मेंटल रिटार्डेशन को कॉज कर रहे हैं। एंड देन उसका क्लासिफिकेशन पढ़े, मेंटल रिटार्डेशन माइल्ड स्टेज में, मॉडरेट स्टेज में, सीवियर स्टेज में एंड प्रोफाउंड स्टेज में।
और फिर हमने इसको भी बताया कि मेंटल रिटार्डेशन का जो फर्स्ट स्टेज होता है, यानी कि जो माइल्ड वाला होता है, वो लगभग मतलब कि जो 85 to 90% जो होते हैं ये माइल्ड वाले के केसेस पाए जाते हैं, और मॉडरेट के होते हैं लगभग 10%, एंड सीवियर जो होते हैं ये लगभग मतलब ये भी 2 to 3% पाए जाते हैं, और जो प्रोफाउंड होते हैं 1 to 2% पाए जाते हैं। और 1 to 2% यानी कि जो प्रोफाउंड होते हैं इन्हें मतलब ये खुद से अपनी खुद की केयर नहीं कर सकते हैं, इसमें नर्सिंग केयर और सुपरविजन की ज़रूरत होती है। ये हमने पढ़ा था। उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट कराए थे कुछ हमने। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में जैसे कि पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन किए, फिजिकल एग्जामिनेशन किए, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किए, इन्वेस्टिगेशन किए। इन्वेस्टिगेशन में ब्लड यूरिन टेस्ट किए इन्फेक्शन के लिए, सीटी स्कैन किए ब्रेन का, MRI किए, एमिनोसेंटेसिस करे एमनेटिक फ्लूइड्स लेकर के, एंड देन क्रोनिक विलाई सैम्पलिंग किए जेनेटिक काउंसलिंग के लिए, या फिर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि किसी जेनेटिक कॉज की वजह से तो नहीं हो रहा है। फिर हम लोगों ने बायोकेमिकल टेस्ट किया इन्फेक्शन के लिए, फिर थायराइड फंक्शन टेस्ट किया, एंड देन ECG किया। उसके बाद ट्रीटमेंट में बिहेवियर थेरेपी, इन्वायरमेंटल सुपरविजन, फैमिली थेरेपी एंड वोकेशनल ट्रेनिंग दिया। फिर प्रिवेंशन में हमने प्राइमरी लेवल पे प्रिवेंट किया, फिर सेकेंडरी लेवल पे प्रिवेंट किया, एंड टर्सरी लेवल पे प्रिवेंट किया। तो मोस्टली जो होता है डिजीज, कोई भी डिजीज हो, यदि उसका प्राइमरी प्रिवेंशन कर रहे हैं तो यदि प्राइमरी प्रिवेंशन ही सबसे बेहतर होता है। जैसे प्राइमरी प्रिवेंशन जो होता है इसमें यदि हम यहाँ से ही रोक दे डिजीज को तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं होंगे कि वो आगे, मतलब कि फर्स्ट स्टेज होता है प्रिवेंट करने का किसी भी डिजीज को, देन सेकेंडरी होता है, देन टर्सरी होता है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और यदि जहाँ भी समझ में ना हो आप उसे रिपीट करके देखिएगा, और मुझे उम्मीद है कि यदि आप उसे रिपीट करके देखते हैं तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। और जो भी आपके डाउट्स होंगे इसके रिगार्डिंग आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।